हेलो फ्यूचर टीचर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एश द टीचर में। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक की है तो आप देख रहे हैं मेरी यू आर टीचर सीरीज की तीसरी वीडियो। इसके पहले की दो वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो वहां पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना दोस्तों, उस सब्सक्राइब के बटन को बिल्कुल दबा लीजिए। और उसके पहले इन दोनों वीडियोस को यूट्यूब में मेरी प्लेलिस्ट है यू आर टीचर सीरीज की, उसमें जाकर के पहले तो ये वीडियो जिसमें मैंने रणनीति बताई है कि आप कैसे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे सीजी टेट को एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और कल जो मैंने हिंदी परिचय के ऊपर पहली क्लास ली थी भाषा विज्ञान और व्याकरण के ऊपर, उसको भी जाकर के देख लीजिए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद ही इस तीसरे वीडियो में इस सीरीज के आप आइए। अब आज की जो वीडियो होने वाली उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस आपके लिए यू आर टीचर सीरीज के अंतर्गत लाई जा रही है, ये पीपीटी वीडियोस जो यूट्यूब पर आ रही है, ये डेमो वीडियोस है जिसमें पीपीटी रहता है खाली, जिसे आपके मिस्टर गोला एस द टीचर अपने ज्ञान के द्वारा भर देते हैं लास्ट तक के। तो अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था, आपको करना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। भाई 616 लोग अभी तक अपना भरोसा दिखा चुके हैं, आप भी उनमें शुमार होइए और जूम क्लासेस के लिए हो जाइए रेडी, जो कि बहुत जल्द चालू होने वाली है। इसके पहले ताकि आप लोगों का भरोसा मुझ पर बन सके और पता चल सके कि असली टीचर वही होता है जो देख के ना पढ़ाए, जो लिखे हुए को ना पढ़ाए, बल्कि खाली चीजों को अपने ज्ञान से भर दे। इस भरोसे को जीतने के लिए यू आर टीचर सीरीज की तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, जाहिर सी बात है, लेकिन काफी सारे लोगों ने इसको बहुत बड़ा हवा बना करके रखा हुआ है। उसी भ्रम को मैं तोड़ने वाला हूं। आज ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको लेनी चाहिए अपने मिस्टर कूल एस द टीचर से लाइव क्लासेस। तो देखिए, आज हम पहला ही टॉपिक जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान, उसका एक बेसिक चर्चा यहां पर करेंगे। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है, पहले तो यह चर्चा करेंगे। फिर शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को जानने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान क्या है यह मैं आपको बताऊंगा। फिर इसकी आवश्यकता आखिरकार पड़ी क्यों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसकी अध्ययन विधियां क्या है, इन सभी के वीडियो करेंगे चर्चा। वीडियो लंबी जरूर होगी दोस्तों, लेकिन बोरिंग नहीं होगी, यह मेरी आपको है गारंटी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि आप लास्ट में तो करने ही वाले हैं। और वीडियो को शेयर कर लीजिए, कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि क्या रिश्ता है एजुकेशन में और आपका साइकोलॉजी में। देखिए, जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो इसको मैं और डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं जितना बताऊंगा उसमें भी आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं शिक्षा की तो याद रखिएगा, शिक्षा जो है ना दोस्तों, वो है व्यवहार का परिमार्जन। अब देखिए, यहां पर होता क्या है ना कि कुछ लोग अपने आप को शिक्षक बोलते लेकिन इंग्लिश में नॉलेज नहीं दे पाते। भाई, तो यहां पर आपको इंग्लिश में भी नॉलेज मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए यहां पर परिमार्जन शब्द का मतलब होता है दोस्तों मॉडिफिकेशन। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। तो शिक्षा क्या होता है? बेसिकली व्यवहार का मॉडिफिकेशन होता है, परिमार्जन होता है। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप जब बच्चे थे तो आप कुछ और थे, शरारत करते थे, चीजों की समझ नहीं थी आपको। जैसे जैसे आप क्लास दर क्लास आगे बढ़ते गए, आप में समाज के अनुरूप, सोसाइटी के अनुरूप, इस दुनिया में रहना कैसे है उसके अनुरूप बदलाव होते गया। यह बदलाव किसके कारण हुआ दोस्तों? यह बदलाव हो पाया शिक्षा के कारण। तो याद रखिएगा कि शिक्षा क्या है दोस्तों? तो शिक्षा जो है वो व्यवहारों का परिमार्जन है, अर्थात मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मनोविज्ञान की तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान जो है वो आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन है। जी हां, सो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज नोन एज एजुकेशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं, शिक्षा जो है वो व्यवहारों का परिमार्जन है, तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन, आप कैसे व्यवहार करते हैं, किनके बीच कैसे उठते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सभी चीजें आपको किसके द्वारा पता चलती है? मनोविज्ञान नाम से ही पता चलता दोस्तों, मन का विज्ञान, अर्थात जिसमें मन को पढ़ने की कला है वही क्या है? आपका मनोविज्ञान है। तो अब अगर हम इनको कंबाइन करके देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि व्यवहार के
याद ध्यान से सुनेगा। और मैंने क्या बोला है कि आप अगर मेरी क्लासेस में बैठते तो भैया तो बिल्कुल आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे, आपका ऐसा नोट्स बनेगा कि आपको नोट्स किसी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नोट्स ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा। तो देखिए, तो शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग हमने जान लिया। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इसका मतलब होता है, इसकी क्या परिभाषा बनती है, तो ये देखिएगा, ये होता है व्यवहार के परिमार्जन। याद रखेगा, व्यवहार के परिमार्जन के उद्देश्य से, कैसे उद्देश्य से, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो जो मैंने बोला उसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। व्यवहार के परिमार्जन के उद्देश्य से व्यवहार का अध्ययन, अर्थात आपके व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए किसके अकॉर्डिंग, अपेक्षा के अकॉर्डिंग जब आपके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसे ही बोला जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया आप जो फ्यूचर टीचर्स हैं वो किसके व्यवहार का परिमार्जन करेंगे और किसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे? तो आंसर साफ है, जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो जब शिक्षक अपने बच्चों के व्यवहार के परिमार्जन के उद्देश्य से उनके व्यवहार का अध्ययन करे, अर्थात जैसा वो चाहता है, जैसा वो अपेक्षा करता है अपने बच्चों से कि इसके अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चे के व्यवहार को ढाल दूं, इसके अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चे के बिहेवियर में परिवर्तन ला दूं, तो उसके लिए जो उसके व्यवहार का उसको अध्ययन करना पड़ता है वही कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो अब आप समझ सकते हैं कि एज अ टीचर आपके लिए यह जानना कितना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक ब्रीफ दे दिया शिक्षा मनोविज्ञान के रिलेशन के बारे में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का और मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अर्थात जहां शिक्षा है वहां मनोविज्ञान है, और जहां मनोविज्ञान है वही क्या है दोस्तों, शिक्षा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मुझे दे दो, ये शुरुआत इसकी कब से हुई वो मुझे बता दो, तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे क्या, जो मैं भी आपको बताऊंगा वो आंसर उसे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो जिस तरीके से क्रो एंड क्रो महोदयों ने इसे समझाया है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, वो बेस्ट परिभाषा है दोस्तों। तो देखिए, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसके बुढ़ापे तक, अर्थात वृद्धावस्था तक, ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, ठीक है, उसके सीखने के अनुभवों का, क्या बोला मैंने? सीखने के अनुभवों का व्याख्या करता है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जन्म से लेकर के अपने बुढ़ापे तक व्यक्ति जो है किस प्रकार से सीखता है, उसके अनुभव का वर्णन करने का नाम ही क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो आपके मिस्टर गुलास द टीचर ने आपको बता दी है अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब यहीं से ही प्रश्न बनना चालू हो गया दोस्तों। ये परिभाषा आपको देकर के पूछ सकते हैं कि भैया ये परिभाषा किसने दी, तो आपको नाम देना है क्रो एंड क्रो ने दी है, क्योंकि इनकी परिभाषा को एकदम सटीक और मान्य माना गया शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब से माने, इसका इतिहास क्या कहता है, तो याद रखिएगा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एबिंगहॉस। क्या था नाम इनका? एबिंगहॉस। उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, कि जो मनोविज्ञान का जो अतीत है, जो उसका इतिहास है, वो बहुत लंबा जरूर है, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है। देखिए मनोविज्ञान तो आदिकाल से लोग एक दूसरे का अध्ययन करते आ रहे हैं, परंतु जो मनोविज्ञान आज हम पढ़ते हैं उसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। यह किसका कहना है? एबिंगहॉस का। और इसे पूछा जा चुका है सीटेट में इस कथन को दोस्तों, तो इस कथन को आप रखेंगे याद। तो याद रखेगा 1889 में, जी हां क्या बोल रहा हूं मैं, 1889 में, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो 1889 में जी स्टैनले हॉल, जी हां दोस्तों, जी स्टैनले हॉल, ठीक है,
इन्हें माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। याद रखिएगा, जी स्टैनले हॉल, इन्हें माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो आपको पहले से ही मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक का नाम पूछा जाए तो 1889 में जी स्टैनले हॉल के प्रयासों के फलस्वरूप सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आपके मॉडर्न पिक्चर में पिक्चराइज किया गया। ये आपको याद रखना है। अब आपने जाना शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है। आपने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जान ली, इसका स्टार्टिंग जान लिया। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर हम अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का स्कोप या क्षेत्र का तात्पर्य यह होता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज को कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम इजी है। मैं आपको तुरंत इसको याद कराऊंगा। आपको मैंने क्या बोला कि आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जाकर के पहले पिछली 2 वीडियोस देख करके आइए। उसमें मैंने कहा था कि अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते, सोचे पीपीटी में जब आपको इतना याद हो जा रहा है तो लाइव क्लास में कितना याद होगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, मेरी क्लास में समझते समझते ही आपको चीजें खेल खेल में ही क्या हो जाएंगी दोस्तों, याद हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप के लिए आपको मेरे साथ याद रखना है 4 व। ठीक है, 4 व, जिसे आप इंग्लिश में 4V भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए 4 व कौन कौन से हैं जो जहां पे शिक्षा मनोविज्ञान का यूज किया है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, पहला स्कोप। दूसरा, उसके वंशानुक्रम को, उसके हेरिडिटी को अध्ययन करने के लिए। तीसरा, उसकी व्यक्तिक भिन्नता को, जी हां, उसकी व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन करने के लिए। और चौथा है वी है दोस्तों, उसके वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर के 7 स्कोप है, जिसमें 4 तो आपने यही याद कर लिए। 4V, मेरे साथ बोलिए, व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, व्यक्तिक भिन्नता और वृद्धि एवं विकास। तो 7 में से 4 स्कोप हो गए आपको याद, 4V। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी की। तो देखिए, बाकी है आपका शिक्षण प्रविधियां, अर्थात शिक्षण प्रविधियों को आगे जाकर के मैं आपको और बहुत ही डिटेल में डील करूंगा दोस्तों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है। तो शिक्षक प्रविधियां, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम, उसका अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और बच्चों का निर्देशन करने के लिए, बच्चों का मापन करने के लिए, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की हमें होती है आवश्यकता। तो किस किस स्कोप पे, किस किस क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, तो आपने जाना दोस्तों 4V एक बार फिर से जल्दी जल्दी बोल देते हैं, वो है व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, व्यक्तिक भिन्नता और वृद्धि एवं विकास। इसके अलावा बाकी 3 है शिक्षण प्रविधियां, पाठ्यक्रम, निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन। इन स्कोप्स में, इन क्षेत्र में यूज किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों इसे मेन फ्रेम में लाया गया, क्यों इसे मेन पिक्चर में लाया गया। तो इसके लिए आपको कैली महोदय के द्वारा दिए गए पॉइंट्स को याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ लोगों के नाम तो याद बिल्कुल रखने पड़ेंगे, और मैं अननेसेसरी किन्हीं का नाम याद नहीं कराऊंगा दोस्तों। ये भी याद रखना, जिनकी जरूरत है उन्हीं का नाम याद कराया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी समझते चलिए, आपके लिए बाकी चीजें आसान अपने आप हो जाएंगी। तो देखिए, कैली महोदय क्या कहते हैं कि सबसे पहले यदि आपको बालक के स्वभाव का अध्ययन करना है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ठीक, जैसा कि मैंने बोला। दूसरा, अगर आपको, जैसे मैंने स्कोप में बताया था कि अगर आपको बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तीसरा, बच्चा वातावरण के साथ कैसे अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, इसका अध्ययन करना है, तब आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चे के, जैसे कि मैंने बताया 4V यहां पर भी लागू होगा दोस्तों, व्यक्तित्व, बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए, बच्चे के बुद्धि का परीक्षण करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, चरित्र निर्माण के लिए भी किसकी आवश्यकता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। इसके बाद फिर अगर हम याद करें, इसके बाद फिर अगर आप याद करना चाहें तो याद रखिएगा कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, अर्थात जिसे कहा जाता है शिक्षण अधिगम दोस्तों। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, अधिगम की विधियां हमको आगे जाकर के पढ़नी भी है। तो शिक्षण अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए कि हर बच्चे को सिखाने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों, और हम टीचर्स क्या करते हैं, हर बच्चे को एक तरीके से सिखाते हैं, यहीं पर हम गलत कर जाते हैं। तो किस बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए, अधिगम का मतलब होता है सिखाना, उसकी प्रकृति को समझने के लिए। इसके अलावा
पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तक किस तरीके से बनाया गया। देखिए दोस्तों, आगे चल करके मैं आपको सीडीपी में बताऊंगा। जब आप टीचिंग फील्ड में आएंगे, जैसे कि मैं खुद एक भी गवर्नमेंट शिक्षक हूं, तो मुझे पता है कि आपको पाठ्य पुस्तक ऐसा बनाना है जो कि बच्चे की रुचि के अनुसार हो। तो बच्चे की रुचि समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो कि हमने स्कोप में भी देखा था कि बच्चे के माप एवं मूल्यांकन के लिए भी हमको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, बच्चे को निर्देश देने के लिए, बच्चे को परामर्श देने के लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। तो कुछ कुल मिलाकर के ये 9 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्यों हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता आखिरकार है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन सी अध्ययन विधियां हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ नाम, क्योंकि अगर मैं यहां पर ही आपको सब बता दूंगा तो भैया जूम क्लास में जब लाइव आप मेरे से रूबरू होंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे, तो इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जूम क्लासेस में, जिसमें सबसे पहला ही दिन पहला टॉपिक क्या होने वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान होने वाला है, जो कि पहला टॉपिक है भी, क्योंकि इसको समझे बिना आपसे बाकी टॉपिक सीडीपी के नहीं बनने वाले दोस्तों। तो अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां होती है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कुल मिलाकर के 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले विधि को कहा गया है निरीक्षण विधि। याद रखिएगा दोस्तों, पहले विधि को क्या कहा गया है, निरीक्षण विधि। दूसरे विधि को कहा गया है प्रयोगात्मक विधि। क्या कहा गया है, प्रयोगात्मक विधि। और तीसरे विधि को कहा गया है विवरणात्मक विधि। याद रखिएगा, क्या कहा गया है, विवरणात्मक विधि। तो याद रखिएगा, निरीक्षण विधि के बाद प्रयोगात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि के बाद विवरणात्मक विधि। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार की विधियों से हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब यहां पर एक बात और आपको याद रखनी है, जब हम बात करेंगे निरीक्षण विधि की, याद रखिएगा, जब हम किसकी बात करेंगे, निरीक्षण विधि की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा निरीक्षण विधि के अंतर्गत फिर से 2 प्रकार की विधियां आती हैं, जिसमें से पहली विधि को कहा जाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन विधि और दूसरी विधि को कहा जाता है एक्सट्रोस्पेक्शन विधि। अगर आप हिंदी में नाम याद रखना चाहे तो पहली विधि को कहा जाता है अंतर्दर्शन विधि और दूसरी विधि को कहा जाता है बहिर्दर्शन विधि। तो निरीक्षण विधियों के ये 2 प्रकार हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन जब आप बात करेंगे तीसरे नंबर की विधि अर्थात विवरणात्मक विधि की दोस्तों, तो याद रखिएगा विवरणात्मक विधि के अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 प्रकार की अन्य विधियां आती हैं। जी हां, 6 प्रकार की अन्य विधियां आती, जिसमें पहली विधि होती है जीवन इतिहास विधि, दूसरी विधि होती है आपका विकासात्मक विधि, तीसरी विधि होती है तुलनात्मक विधि, चौथी विधि होती है मनोविश्लेषणात्मक विधि, पांचवी विधि होती है नैदानिक विधि और छठवीं विधि होती है सर्वेक्षण विधि। तो आपने देखा 3 विधि है, पहले विधि के अंदर 2 विधि और है और उसके बाद तीसरे विधि के अंदर 6 विधि और है। तो कुल मिलाकर के 6 2 8 और 3 11 विधियों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक कंप्लीट होगा। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे मैंने मात्र 18 मिनट के अंदर आपको बता दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। और डेफिनेटली अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में शिक्षा मनोविज्ञान घुस गया होगा। और अगर और अच्छे से आप इसे अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं तो इन 616 लोगों की लिस्ट को आगे बढ़ाइए दोस्तों, और आप भी अभी जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है, आपके लिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा दैट योर गोल इज माइन। आप टीचर बने, यह लक्ष्य मेरा है। बस आपको मेरे बताए रास्ते पर चलना और आपकी मेहनत और मेरी रणनीति के द्वारा आपकी सफलता तय है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, आपकी अगर कोई पर्सनल समस्या है पढ़ाई को लेकर के, तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर जाइए, तुरंत कर लीजिए फॉलो। याद रखिए दोस्तों, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। और अगर आपने मुझे देख लिया है 19 मिनट तक के, तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कल मैं फिर से एक डेमो वीडियो मिलूंगा और जूम क्लासेस बहुत जल्द चालू होने वाली, तो उसके लिए अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखेगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखेगा। धन्यवाद।